इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी मेंस की। ठीक है, तो ये बताइए मुझे ज़रा, क्या आप लोगों को दिक्कतें आ रही हैं मेंस की तैयारी करने में। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही मतलब मुश्किल इस बात की आ रखी है कि मुझे दोनों चीज़ें मैनेज करनी है। ठीक है, पीसीएस का भी देखना है, उधर उसका भी देखना है, यूपीएससी का भी। 100 चीज़ें आ रखी हैं। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या चीज़ें लेकर चलना। और मेरा तो ऑप्शनल भी एग्रीकल्चर है, जो कि इतना ज़्यादा एक्सटेंसिवली लेता भी नहीं है कोई। और 4 साल के बाद मैंने तैयारी करनी शुरू करी है, तो उस टाइम पे अब मुझे मतलब कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स वगैरह भी देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि यूपी पीसीएस में तो ऑप्शनल हटा ही दिया है। ठीक है, और तैयारी मैं एक तरीके से बताऊं कि मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली पीसीएस की ही करी थी। ठीक है, यूपीएससी का तो था भी नहीं कि चलो देना है या नहीं, बस भैया ने मतलब कहा कि नहीं नहीं। लास्ट मोमेंट पे वो भी एक चीज़ हुई कि मेरे को था कि मेरा फॉर्म ही नहीं भरा गया, भैया ने लास्ट मोमेंट पे फॉर्म भर दिया था और वो आए स्पेशली कि मैं दे दूँ। वही मेरे बहुत बड़े मोटिवेशन फैक्टर रहे हैं इस पूरी जर्नी में। ठीक है, जिन्होंने मुझे ड्राइव थ्रू किया है इन सब चीज़ों के लिए। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या मैनेज करना है। जॉब का भी रहता ही है, ऊपर से मेरी तबीयत इतनी ख़राब रहती है। एक सज्जन है, उनके मतलब बहुत अच्छा मुझे लगा, आप सभी लोग मतलब मेरी इतनी फ़िक्र करते हैं। ठीक है, उन्होंने मेरा मतलब गले की आवाज़ शायद पिछली वाली वीडियो में थोड़ी ठीक नहीं आ रही थी। ठीक है, तो उन्होंने मतलब इतने प्यार से मतलब वो चीज़ कही कि मैम आप एक काम करो, आप जोशीना सिरप पी लिया करो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका गला सही रहेगा। मुझे उस चीज़ पे देख के मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका नाम है वेटसेट करके है। ठीक है, वेटसेट नाम है उनकी प्रोफाइल का। उन्होंने मुझे बोला था कि जोशीना सिरप आप गर्म पानी के साथ हर 2 घंटे में लेते रहिए, तो आपका मतलब गला ठीक हो जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी खैर कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोगों को मेरी फ़िक्र है। जैसे सुमन जी हैं, उन्होंने भी मुझे बोला, मैंने उनको बोला था कि आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपको कुछ भी मतलब डाउट्स वगैरह है, कोई भी चीज़ें हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं उसको मतलब बुक रिव्यू कर दूँ, कवर कर दूँ, कोई भी बुक अगर समझ में नहीं आ रही है तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। तो उन्होंने बोला नहीं मैम आप तैयारी करिए अच्छे से, मैं बुक पढ़ लूँगी। घटना चक्र की बुक का पूछ रही थी। ठीक है, और अच्छा लगता है कि जब ये देख के कि आप लोगों को भी मेरे लिए कंसर्न है। इतनी अच्छी अच्छी विशेज़ मुझे मिली कि मैम हम चाहते हैं आप जल्दी से जल्दी एसडीएम डीएम बने, आपका सारे पेपर क्लियर हो, सारे स्टेजेस में आप क्लियर हो। इतने बधाई के संदेश आ गए हैं कि मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ, टाइम लग ही नहीं पा रहा है। ठीक है, मैं आपको बताऊँ, मेरी जो गले की प्रॉब्लम है वो कोई कफ़ एंड कोल्ड की वजह से नहीं है। मुझे न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेरा जो चल रहा है, मैं आपको बताऊँ वो ये हुआ था कि मेरे को 2020 में ओइंग टू माई जॉब इतना स्ट्रेस हुआ था कि मेरे को माइग्रेन डायग्नोज हुआ था पर्टेनिंग टू द हीट कंडीशंस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ड्राई एरिड एरिया में मेरी पोस्टिंग हुई थी। एंड बचपन से ही मतलब मैं थोड़ा कोल्ड कंडीशंस को ज़्यादा ही कस्टम्ड हूँ, तो वो कुछ ज़्यादा ही मतलब हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन थी। बताऊँगी मैं मेरी जॉब वगैरह क्या है। ठीक है, कैसे क्या चीज़ें रहीं, और भगवान जी की दया से, पेरेंट्स के आशीर्वाद से, ठीक है, सभी लोगों की दुआओं से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर हुए। मैंने प्रोफाइल में भी लिखा हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने एसबीआई पीओ एग्ज़ाम क्लियर किया था। ठीक है, देन उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में सीजीएल एग्ज़ाम भी क्लियर किया था। नाबार्ड एंड आरबीआई ग्रेड भी दिए थे मैंने। ठीक है, और उसके बाद ये जर्नी अब यहाँ पे रही है सारी चीज़ों की आपके सामने सिविल्स की। आरबीआई ग्रेड बी का ये रहा था कि मतलब मैंने 2 ही बार दिया उसका। एक बार तो खैर मेंस तक पहुँच नहीं पाई थी, तो दोबारा मेंस दिया था। बट वही है कि इंटरव्यू, कहते हैं ना कि डेस्टिनी आपकी क्या है आपको नहीं पता। ठीक है, तो मेंस उसका ये रहा कि मेरा 1 नंबर से रह गया था इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आरबीआई ग्रेड भी दोबारा दिया नहीं कि दोबारा कौन जाए मतलब उसी फील्ड में। मैं बताऊँगी मेरा कौन सी फील्ड में क्या जॉब है क्या नहीं, सारी चीज़ें। ठीक है, और नाबार्ड का प्री क्लियर होके मेंस के लिए जब था, तो भैया को ये हो गया कि नहीं नहीं जाना ही नहीं है, रूरल एकदम करवाएंगे। एंड किसी को क्या पता था कि जो ऑलरेडी जॉब कर रही हूँ उसमें भी रूरल सर्व करना ही पड़ेगा। खैर किस्मत की बात होती है। अपनी जॉब में भी मुझे भगवान जी की दया से मेरी फैमिली के आशीर्वाद से बहुत अच्छे पोजीशन पे मैं बहुत जल्दी ग्रो कर गई। और अगर मैं इसी में कंटिन्यू करूँगी तो 32 ईयर्स, अब तो 31 ईयर्स, ठीक है, एक तरीके से देखा जाए 31-32 ईयर्स ऑफ सर्विस स्टिल इट इज़ देयर। ठीक है, तो वो उसमें एकदम टॉप मोस्ट लेवल पर पहुँचना तय ही है। लेकिन ओइंग टू माई हेल्थ कंडीशंस जिस हिसाब की हो चुकी हैं, उस तरीके का जो हो चुका है एनवायरनमेंट वहाँ पे, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम से मेरे लिए मतलब हो गया कि आई डोंट नो, मतलब बहुत चीज़ें हुई, मतलब इतना सर्वाइवल को लेके मतलब काफ़ी चीज़ें रहीं, सारी चीज़ें। तो खैर वो सब बात की बातें हैं। ठीक है, कुछ हुआ था एकदम मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट कि जिसने मेरी सेल्फ एस्टीम पे चोट पहुंचाई। मैं बार बार बोलती रही, एक धक्का आपको लगना चाहिए आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए। वो धक्का मेरे लिए वही था जिसने मुझे दोबारा से पुश किया सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। ठीक है, खैर बात ये आती है कि ये मेरा
ठीक है, मैं अपनी बाद में बताऊँगी, ठीक है, जो भी नाम कहानी है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट वगैरह जो भी चल रहा है वो एक अलग है। मेरे कफ एंड कोल्ड की वजह से मेरा गला नहीं है, ये गला मेरा जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम विच आई एम हैविंग, उसकी वजह से मेरा स्पीच इंपेयरमेंट हो जाता है। वो क्या है मैं बाद में बताऊँगी। तो मैंने जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को, आई जस्ट होप आवाज़ आप लोगों को क्लियर हो रही हो। GS 5 और GS 6 पेपर के लिए मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बताया था और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी बताया था कि राकेश सारस्वत जी की बुक है, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, राकेश सारस्वत जी की बुक है, ठीक है। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, ये मेरा न्यू टैब है, ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे रिज़ल्ट की खुशी में दिया ताकि मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ और आप लोगों को पढ़ा भी पाऊँ। आई एम सो हैप्पी। और प्रशांत जी ने कहा भी था कि दीदी आप टैब ले लो, टैब से आप अच्छे से पढ़ा पाओगे, हम लोगों को समझ भी अच्छे से आएगा। तो प्रशांत जी देखिए, शायद आपके ज़बान पे सरस्वती जी बैठी रही होंगी और आ गया टैब मेरे पास। ये सैमसंग S8 है, शायद S8 ही है, हाँ, ठीक है। मैं बता दूंगी ये कैसे क्या मतलब सारा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। आई वाज सो हैप्पी दैट डे, आप लोगों की विशेज़ मिली सब कुछ। तो मैंने बताया था राकेश सारस्वत जी की बुक है और एक मैंने बताया था कि दिशा पब्लिकेशंस की बुक है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी बुक है, मैंने आपको बताया था। अब मैंने उस टाइम पे ये भी बोला था कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए दिशा पब्लिकेशंस अभी थोड़ा मार्केट में नहीं आई है उस टाइम पे। अब हो सकता है आ गई हो, मैं भी मार्केट नहीं गई, ठीक है, देखूंगी मैं आ गई है कि नहीं आ गई है। बट मैंने तब ये भी कहा था कि इंग्लिश वाले बच्चों के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स नहीं आई है। तो मैंने कहा था कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जो सबसे सही बुक है फॉर GS 5 एंड GS 6 पेपर्स के लिए, दैट इज़ YCT, ठीक है। यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दी है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से, एम सिविल सर्विसेज, ठीक है, आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और सहूलियत के लिए कि आपको वो आसानी से मिल जाए, मैंने इसी चैनल की क्या नाम के फ़ोटो लेके डाल दी है, ठीक है। तो प्रोफाइल पिक्चर आपको दिख जाएगी टेलीग्राम पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने ये PDF डाल दी और मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि मैं इस बुक का रिव्यू करूँगी, तो ये आप लोगों के सामने है, ठीक है, आप लोगों के सामने है ये आपकी UP PCS की मेन स्पेशल आपकी बुक, ठीक है, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन GS 5 एंड GS 6 आपकी, ठीक है। और ये आपकी YCT की है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सामने दिया होगा yctbooks.com, ठीक है। yctbooks.com आपका वह यूथ कंपटीशन टाइम्स का है, ठीक है, तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। ये बुक बहुत बढ़िया बुक है, मैं फिर बार बार कहूँगी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है, YCT बुक बिना कुछ सोचे समझे प्लीज़ ले आइए। बिकॉज मैं इंस्पाइट ऑफ बीइंग फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, अगर मैं इंस्पाइट ऑफ कमिंग फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, ठीक है, मैं अगर इस चीज़ को रिकमेंड कर रही हूँ तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत अच्छी बुक होने वाली है। मैं खुद इंग्लिश मीडियम की होके मैं वेट कर रही हूँ इसकी YCT बुक की, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसको प्लीज़ लेके आ जाइए और देखिए इसमें कितने अच्छे तरीके से GS 5 और GS 6 पेपर्स मैंने पहले से ही हाईलाइट कर रखे हैं आपके लिए, सारे टॉपिक्स यहाँ पे, ताकि आपको सुगमता हो, देखने में आसानी हो। अच्छा, कई बच्चे मुझे ये बोलते हैं मैम आपकी हिंदी, मेरे वर्क प्लेस पे भी सब मुझे यही बोलते हैं कि आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है, आप मतलब एकदम ही मतलब बेस्ट लेवल की हिंदी बोलते हैं। अब उनको कौन बताए, मुझे प्यारी बहुत है अपनी मातृभाषा से। खैर मैं आपको बताऊँ, मुझे भाषाएं सीखने का बहुत शौक़ है, ठीक है, मेरे को कन्नड़ा भी आती है, तेलुगु भी आती है, देन संस्कृत, खड़ी बोली, हिंदी, अवधी, पंजाबी आती है मुझे, ठीक है। तो मुझे जब जहाँ वो मतलब कहते नहीं है कि जब जहाँ चला जाए आदमी वहाँ की वो भाषा बोली सीख लेनी चाहिए, तो वही हाल है, ठीक है। तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, पूरा GS पेपर 5, GS पेपर 6, ठीक है। उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर, सबसे पहला ही टॉपिक आपका ये इंपॉर्टेंट दिया हुआ है यहाँ पे GS पेपर 5 में, ठीक है। और इसमें मैंने बताया था आर्ट एंड कल्चर, आपको पूरा सिटीज़ वगैरह कवर करने होंगे। देन उसके बाद आपका रखरखाव, वास्तुकला, संग्रहालय, अभिलेखागार और पुरातत्व। वीडियो लंबी होने वाली है, मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को, क्योंकि बुक रिव्यू है, कॉम्प्रिहेंसिव बुक रिव्यू है, मैं आपको दिखाऊंगी एक एक चीज़, ठीक है, कैसे क्या होने वाली है। इस वीडियो लंबी होने वाली है, ठीक है, तो प्लीज़ इसको अंत तक देखिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। तो आपकी काफ़ी हेल्प होगी, आप समझ पाएंगे कि बुक ने चीज़ें कैसे लिखी हैं, एक एक पॉइंट उसने कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, और आप उसको आसानी से देख पाएंगे, ठीक है, समझ भी पाएंगे कि मैं ये क्यों बुक रिकमेंड कर रही हूँ। अगर आप पूरा 1 गो में वीडियो ना देख पाएँ, देखिए मैंने पहले भी बोला था एजुकेशनल वीडियोज़ हैं और मैं एक एक चीज़ बहुत ही मतलब ऑनेस्टी के साथ बताती हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो पाए। मेरा यहाँ पर कोई पर्सनल गेन नहीं रखा हुआ है, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर मैं पहले ही बता दूँ, मुझ पर
एक दो बार मतलब बहुत ठीक है, बुरा भी मुझे लगा, बहुत बुरे इल्ज़ाम लगाए गए जो मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल भी, ठीक है। मैं उस टाइप की पर्सन हूँ ही नहीं। अगर जिसको भी बड़ा ये फेम और पॉपुलैरिटी कमानी हो ना, ठीक है, वो आदमी के पास बहुत तरीके हैं करने के लिए, ठीक है। आदमी शिक्षा का ये नेक काम चुनता ही इसलिए है कि उसमें लोगों की बस दुआएं मिल पाएँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और मैं इस स्टेज पे हूँ अपनी लाइफ के कि मुझे बस दुआएं ही चाहिए, ठीक है, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को देखिएगा। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देख पाएँ प्रॉपर तो आप प्लीज़ उसको, मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप 2x स्पीड पे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नहीं तो बीच में रुक रुक के देख लीजिए, सब आपको अच्छे से ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका 1857 का, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल 1857 का, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक। देन उसके बाद उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उनकी पर्सनालिटी वगैरह पे मैंने आपको बताया था, इस पे क्वेश्चन आए भी हैं पीसीएस मेंस में, और इस बार भी एक्सपेक्टेड है। देन वही ग्रामीण, शहरी, जनजातीय मुद्दे, सामाजिक संरचना, त्यौहार, मेले, संगीत, ये सब सारी चीज़ें करनी है, इस बुक में अच्छे से दिया हुआ है। राज व्यवस्था, वही गवर्नेंस हो गई आपकी, लोक सेवाएँ, विशेष राज्य, ठीक है, आपको ये गवर्नेंस वगैरह जितनी हैं सारी चीज़ें वो, और देन उसके बाद जो भी आपका स्टेटस वगैरह क्या है स्टेट का, देन उसके बाद सुशासन वगैरह, भूमि सुधार, प्रभाव, सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, ठीक है, ये सिक्योरिटी आ गई आपकी यहाँ पे, ठीक है, लॉ एंड सिक्योरिटी, इनफैक्ट मैं ये कहूँगी लॉ एंड सिक्योरिटी, ठीक है। देन उसके बाद आपका स्वास्थ्य एंड चिकित्सीय मुद्दे, शिक्षा प्रणाली, ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर आपका, ओके। देन उसके बाद है आपका जल शक्ति मिशन, गैर सरकारी संगठन, पर्यटन, विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, ठीक है। तो ये आपका वही मूलभूत जितनी भी आपकी रिसोर्सेज होती हैं उन सारी चीज़ों पे, एंड टूरिज़्म, ठीक है, टूरिज़्म वगैरह को ये कवर करेगा। देन उसके बाद आपका है पीसीएस पेपर 6 का, ठीक है, इसमें है उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, अर्थव्यवस्था एवं राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं, जो भी मतलब बजट वगैरह का रहता है, ठीक है, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, ठीक है, इंडस्ट्रीज़, फाइनेंसेस, आपका इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें, लोक कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं, नियोजित निवास, कौशल निवास, ठीक है, निवेश मुद्दे, प्रभाव, राजकोषीय नीति, मतलब ये सारी चीज़ें आपकी फाइनेंस, ठीक है, एंड इकोनॉमी से रिलेटेड रहेंगी। देन उसके बाद है आपका नवीकरणीय ऊर्जा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा, मतलब ये रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल जितने हैं आपके। देन उसके बाद जनसंख्या, जनगणना, सेंसस वगैरह, कृषि के ऊपर आ गई, नवनवीनिकी वानिकी नीति, कृषि, ये सारी चीज़ें, ठीक है, आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड आ गया इधर, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया इधर आपका। देन उसके बाद आपका है वही राष्ट्रीय उद्यान, ये सब, औद्योगिक विकास, शक्ति संरचना, अधोसंरचना, परिवहन तंत्र, देन पर्यावरण मुद्दे, घास मैदान, जलवायु, ये आपका क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट आपका हो गया ये। देन उसके बाद ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका, मत्स्य, अंगूर, रेशम, फल, बागवानी, ये अदर चीज़ें एग्रीकल्चर लीड सेक्टर में, और विकास में सार्वजनिक निजी साझेदारी, ये आपका वही आ गया सब कुछ आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और जो लेटेस्ट आपका एफडीआई वगैरह चल रहा है उस चीज़ में, तो ये इस तरीके से इन्होंने सेग्रीगेट कर दिया है। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देती हूँ तो आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा। ये यहाँ पे इन्होंने GS1 पेपर का, ठीक है, सिलेबस दिया हुआ है, ये GS1, देन उसके बाद ये आपका GS2, देन ये GS3, ये GS4, GS5, GS6, ठीक है। बहुत अच्छे से इन्होंने सारी चीज़ें, इन्होंने एक तरीके से सिलेबस भी दे दिया है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप सिलेबस भी यहाँ पे देख सकते हैं। आपको कुछ लोगों की आदत होती है, मेरी आदत है, मैं सिलेबस पहले ही डाउनलोड करके रख लेती हूँ, सामने चिपका देती हूँ। अगर आपने नहीं चिपकाया आप यहाँ से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुक से इसी को, पेज को कट करके चिपका सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। इन्होंने सबसे पहला टॉपिक उठाया है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर जो है उसके ऊपर है एक, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आपका सबसे पहली चीज़, सबसे पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए जो आया था यूपीपीसीएस मेंस 2018 पेपर में। बुंदेलखंड एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। अब मैं यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट बताऊंगी कि किस तरीके से इन्होंने लिखी हैं चीज़ें, और आपको भी ऐसे ही लिख के आना है, तो वो आपको बेटर वे में समझने में मतलब आसानी होगी कि आपको पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है।
2 बार मेंस लिखा है मैंने, तो उस एक्सपीरियंस पे मैं आपको ये चीज़ बता सकती हूँ अच्छे से। ये मैं मतलब समझ रही हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ एक हेल्प ही होगी, है ना। जिसने वो जो चीज़ फेस की होती है वो एक बेटर वे में गाइड कर पाता है, तो मैं बता रही हूँ। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने पूछा बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र मतलब आपको पूरा उसकी कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, कल्चरल हेरिटेज आपको पूरी उसकी कवर करनी है। ये ज़्यादा मोटा हो रखा है ना, थोड़ा इसको कम करती हूँ। कल्चरल हेरिटेज इसकी पूरी करनी है, ठीक है, कवर कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप इसकी कवर करेंगे, ठीक है। पॉइंट क्या रहेंगे आपका, हिस्ट्री इसकी क्या है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में सब डांस फॉर्म्स, जो भी सारी चीज़ें, म्यूज़िक वगैरह, लैंग्वेजेस यहाँ पे कौन सी बोली जाती हैं, लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स, ये चीज़ें आपको कवर करनी है इसमें। देन उसके बाद 4th इसकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, ठीक है, जोग्राफिकल लोकेशन। एंड देन एंड में आप क्या लिखेंगे, कंक्लूजन, ठीक है। और कंक्लूजन, एक बात मैं बता दूं आपको, कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी ऑन पॉजिटिव नोट। डिस्कशन के लिए दिया हुआ है ना, उन्होंने डिस्कस के लिए बोला है, ठीक है, प्रस्तुत विवरण करिए, तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए। ये दिखाता है कि आपको हर चीज़, मतलब हर चीज़ को लेकर आपका क्या नज़रिया है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस ये चीज़ बोल दी गई कि फॉर द मोशन अगेंस्ट द मोशन, वो होता है आप लोगों का डिबेट में, तब आप स्वतंत्र हैं कि आपको कंक्लूजन पॉजिटिव एंड पे देना है या नेगेटिव एंड पे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब यूपीएससी के पेपर में पूछी जाए चीज़, स्पेशली अगर मतलब आपको देखना है, बोला गया ना कि आप ये दीजिए, विवरण दीजिए, आप अपने मत रखिए, तो हमेशा पॉजिटिव साइड रहिए। और मैं बता दूं, अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ आ गया, गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो आपको वहाँ पे सरकार की बुराई नहीं करनी है, ठीक है। सरकार की बुराई किसी भी हाल में करिएगा मत, ठीक है। अगेंस्ट द मोशन कतई मत जाइएगा। मैं रेड ले रही हूँ क्रॉस बनाने के लिए, सरकार की बुराई कतई नहीं करनी है, ठीक है। हमेशा मोशन जो आपका रहेगा पॉजिटिव में रहना चाहिए आपका, कभी भी नेगेटिव में मत रखिएगा, ओके। चलिए इसमें देखते हैं अब यहाँ पे इन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। देखिए, सबसे पहला मैंने आपको बताया कि इसको भाई हिस्ट्री बतानी है, तो देखिए उन्होंने हिस्ट्री लिखी है। बुंदेलखंड मध्य भारत का प्राचीन क्षेत्र है। इसका प्राचीन नाम जिजाको भुक्ती था। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा जिले एंड मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में। तो ये चीज़ आ गई, हिस्ट्री इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको करना है हिस्ट्री, ठीक है, मेंशन हो गई। देन उसके बाद भाषा के ऊपर आ गए। बुंदेली क्षेत्र की मुख्य बोली है। भौगोलिक सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद बुंदेलखंड में जो एकता समरसता है, उसके कारण यह क्षेत्र अपने आप में अनूठा है। महाराजा छत्रसाल और राजा बुंदेला इसी क्षेत्र के थे। ये आ गई लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स, आपके आ गए इधर, ओके, जो मैंने बताया था आपको कवर करना है। देन उसके बाद है आपका नेक्स्ट है स्थापत्य कला के क्षेत्र। आर्ट एंड कल्चर में इन्होंने दे दिया कि मंदिर निर्माण कहाँ हुआ, गुप्त काल में हुआ। समय मंदिरों में क्या क्या थे, पत्थर निर्मित मंदिर है। अपने समय का सर्वोत्कृष्ट मंदिर था, ठीक है। भगवान विष्णु जी शव लेटे हैं शेष शैया पे। मंदिर पंचायतन शैली में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर नाम से जाना जाता है। मतलब इन्होंने पूरा डिटेल दे दिया है, ये पूरा डिटेल में, ठीक है। ये ऐसे ही आपको बारीकी से पूरा डिटेल देना है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, आपको 1-2 लाइन में पूरा समावेश कर देना है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, आर्ट एंड कल्चर, यहाँ पे वो चीज़ कवर होगी। अब फिर से आ गया मध्य प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र के पन्ना जिले में नचना कुठार पार्वती मंदिर बना हुआ है, गुप्तकालीन है। ये भी आपका इसी में आ जाएगा। एरन का विष्णु मंदिर उन्होंने और दे दिया, ठीक है, और जो आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो भी दे दी। देन लोकगीतों का अब आ गया म्यूज़िक, ठीक है। म्यूज़िक के लिए मैं अलग कलर ले लेती हूँ। म्यूज़िक का आ गया, म्यूज़िक की समृद्ध हो रही है इनकी परंपरा। जो भी लोकगीत हैं वो सब लिखा है। आला गाए जाते हैं, वीर रस पाया जाता है, ईश्वरी संबंध है। बुंदेलखंड क्षेत्र में विभिन्न लोक नृत्य भी हैं, डांस वगैरह भी आ गए। ख्याल नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पे होता है। सहरा नृत्य कब होता है, फसल कटाई पर होता है। तुरिया नृत्य कब होता है वो बता दिया। मयूर नृत्य बता दिया, पाई झंडा बता दिया। तो यहाँ पे इन्होंने ऑल डांस फॉर्म्स, म्यूज़िक एंड डांस, ठीक है, इन्होंने कवर कर दिया। म्यूज़िक एंड डांस जो चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई थी, जोग्राफिकल लोकेशन एंड देन आपका म्यूज़िक एंड डांस, यह सारा आपका इसमें कवर हो गया, ओके। सो इसमें निष्कर्ष मैंने आपको बताया कि कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी ऑन पॉजिटिव नोट, ओके। कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी ऑन पॉजिटिव नोट, कभी भी नेगेटिव पे नहीं डालना है।
आपसे राय पूछिए तो आप हमेशा ये दिखाएंगे एग्जामिनर को कि आप कितने ज़्यादा पॉजिटिव विचारधारा वाले हैं, नेगेटिव विचारधारा वाले नहीं हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। ये कह सकते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के समान सांस्कृतिक रूप से धनी है। स्थापत्य अनूठे निर्माण तो हैं ही, लोकगीत आला विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। बस ये इन्होंने एंड कर दिया। तो आपने देखा इन्होंने कैसे सारी चीज़ें, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, कल्चरल हेरिटेज, पूरा लैंग्वेज, डायलेक्ट, जियोग्राफिकल लोकेशन, सब चीज़ें इन्होंने पूरा डिटेल में लिख दिया है जैसा जैसा ज़रूरी था। तो ये इसलिए मैं बोल रही हूँ, इसलिए ये बुक जो है हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि ये एक एक चीज़ को बता रही है कि आपको पेपर में लिख के कैसे आना है। मेंस की बहुत अच्छे से तैयारी होगी अगर आप इस बुक से करते हैं, ठीक है। सेम उसी हिसाब से देखिए, जैसे 2018 में बुंदेलखंड के ऊपर आया था सवाल, वैसे ही इन्होंने 2019 में देखिए प्रयागराज के ऊपर सवाल पूछ लिया है। प्रयागराज ये दिख नहीं रहा होगा आपको ना ज़्यादा, मैंने दूसरा ही कलर ले लिया, रुक जाइए, डार्क कर दिया थोड़ा, दूसरा कलर ले लेती हूँ, लाइट कलर दिखने में आसान नहीं रहती है। हाँ देखिए अब दिख रहा होगा बढ़िया से, प्रयागराज के ऊपर आ गया। तो सेम यही चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी कि आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, कल्चरल हेरिटेज पूरा, लैंग्वेज एंड डायलेक्ट, म्यूजिक एंड डांस, ज्योग्राफिकल लोकेशन सब रखते हुए आपको कंक्लूजन जो है पॉजिटिव नोट पे रखना है। अब देखिए इसने क्या क्या, ये हम देख लेते हैं, कवर किया है। गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के संगम पे प्रयागराज पहले तो कहाँ पे स्थित है बता दिया। ऐतिहासिक राजनीतिक दृष्टिकोण से उसका महत्व है ही, सांस्कृतिक रूप से भी महत्व कम नहीं है, ये भी बता दिया। हिस्ट्री हो गया, सारी चीज़ें, ठीक है। फिर प्रयागराज की ऐतिहासिकता उतनी ही पुरानी है भारत के इतिहास की, जैसे लिखाइयाँ, बखियों और चोपनी मांडू जैसे मध्यपाषाण कालिक स्थल का संयम प्रयागराज से ही है। देखो इसने हिस्ट्री, ठीक है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस दे दी पूरी, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस कितनी है इस सिटी की। देन आगे चलकर वैदिक ग्रंथों में भी प्रयागराज की चर्चा हुई है। महाजनपद काल में प्रयागराज कौशाम्बी महाजनपद के अंतर्गत आता था। ये पता होनी चाहिए चीज़ें, तभी आप लिख पाएंगे। अगर आपको माइन्यूट डिटेल्स अगर आपको पता ही नहीं होंगी, ठीक है, तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो माइन्यूट डिटेल्स मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है आपको लिखनी ही लिखनी है, डालनी है, मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन योर आंसर्स, ठीक है। इस पे नंबर मिलते हैं, इसको एग्जामिनर को ये दिखता है कि आपको कितनी ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। आपने सिर्फ ऊपरी ज्ञान नहीं लिया है, आपने अंदर तक पूरा अच्छे से वो चीज़ पढ़ी है, ओके। देन अशोक का भी एक स्तंभ लेक कौशाम्बी में मिला है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्त, उसके जीवन का सार, इसका भी संबंध प्रयागराज से ही है। आगे हर्ष का जुड़ाव भी, अगेन कितने किंग्स रिलेटेड थे वो बता दिया। प्राचीन काल में सांस्कृतिक रूप से भी प्रयागराज महत्वपूर्ण रहा है। जैन बौद्ध धर्म को जो भी है इनका माना जाता है संगम, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आपका सोम वरुण प्रजापति की जन्मस्थली, बौद्ध महान शास्त्रों, ये ऋषिवर जो थे, हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण स्थल, ये अब सारा इसका कल्चरल हेरिटेज पार्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। कल्चरल हेरिटेज ऐसे ही अगर काशी के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो काशी के बारे में भी आपको ऐसे ही लिखना है। पहले जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस आपकी और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ क्या चीज़ें हैं, और काशी के ऊपर क्वेश्चन आए कि भाई उसका बताइए, ऐसे ही सांस्कृतिक विवरण, जैसे प्रयागराज और बुंदेलखंड का पूछा है तो आप उसमें काशी तमिल संगमम लिख दीजिएगा, ठीक है। काशी तमिल संगमम हुआ था ना अभी, काशी तमिल संगमम लिख दीजिए। देन उसके बाद G20 हुआ है, वहाँ पे काशी को कल्चरल हेरिटेज कैपिटल बनाया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको पॉइंट्स उसमें इनकलकेट करने हैं, इनकॉर्पोरेट करने हैं, ताकि मतलब एग्जामिनर को लगे कि आपको अच्छी खासी चीज़ें पता हैं, ठीक है। आपने तैयारी बहुत अच्छे से की है तो खुश होकर आपको नंबर भी देगा, ओके। अब यहाँ कुंभ के बारे में बता दिया, और आपको पता होना चाहिए कुंभ जो है उसको पता है ना, आपको कहाँ से क्या मिला है भाई, पता होना चाहिए। यूनेस्को की, यूनिसेफ, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इतना तो पता होना चाहिए। वर्ल्ड हेरिटेज के उसमें, कल्चरल हेरिटेज में उसको ऐड किया गया है कुंभ को, ये आप पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, प्रयागराज के संदर्भ में। देन भास्कर सांवत्ता ग्रंथ का नायक भी कौशाम्बी के ही राजा उद्यन थे, आगे चलकर भक्ति आंदोलन का केंद्र भी रहा। सारी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस दे दी। अब उसके बाद कंक्लूजन देखिए, ये पॉजिटिव नोट पे दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, सिंपल है। कंक्लूजन जो है आपका पॉजिटिव नोट पे है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है, मतलब कंक्लूजन कहा जा सकता है कि गंगा यमुना संस्कृति जो भारत की आत्मा है, उसका उत्कर्ष प्रयागराज में ही हुआ। इसी गंगा यमुना संस्कृति के बल पे आज भारत विश्व गुरु बना हुआ है, ठीक है। सिंपल चीज़ें इन्होंने आराम से एक्सप्लेन कर दी, और इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस में मैक्सिमम नंबर मिल जाएंगे, ओके। देन आगे चलते हैं। इसी तरीके से सारी चीज़ें दी हुई हैं। प्राचीन उत्तर भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए विभिन्न स्रोतों के महत्व का विवेचन करिए। अब इसमें आप देख सकते हैं पुरातत्व स्रोत क्या थे, साहित्यिक स्रोत क्या थे, विदेशी यात्रियों के विवरण क्या क्या रहे,
है ना। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि अभिलेख कौन कौन से रहे, अशोका के रहे, कौन से शासकों के रहे, ब्राह्मण साहित्य क्या है, बौद्ध साहित्य क्या है, जैन साहित्य, अन्य साहित्य। तो ऐसे ही आपको सारी चीज़ें कवर करते हुए पूरा पेपर आपको लिखना है ना। इन्होंने भी पूरा पुरातत्व स्रोत कैसे कवर किया है वो देखिए। महाकाव्य, रामायण, महाभारत का संबंध मूलभूत और उपदेश से रहा है, ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन किया। आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा एक एक करके, ठीक है। अब ये ऑलरेडी वीडियो लंबी जाने वाली है, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चंस तो मैं डिटेल में एक एक पॉइंट मतलब मैं इसको मैं लिखती रहूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। मैं आपको ना तरह तरह के इसमें क्वेश्चंस दिखा देती हूँ कि कैसे इसने कवर किया है ना। मैंने आपको डिटेल में अभी 2 क्वेश्चंस बता दिए कि आपको करना कैसे है, पेपर में लिखना कैसे है, ठीक है। तो उससे वो बात आपको समझ में आ जाएगी। आई होप कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिए, नहीं तो मुझे टेलीग्राम चैनल में डालिए, वहाँ पे कमेंट करिए, ज्वाइन कर लीजिए अगर नहीं किया है। चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग को मेरा एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं और मैं हेल्प कर पा रही हूँ आप लोगों की, तो मैं और अच्छे तरीके से, ठीक है, आगे वीडियोस आप लोगों के लिए पुटअप करने की कोशिश करूँगी। टाइम नहीं मिल पाता है एक्चुअल में, पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है और उसमें तबीयत भी इतनी ज़्यादा ख़राब रहती है, थेरेपी सेशंस चलते इतना पेनफुल होता है, बट फिर भी मैं आई एम नॉट लूजिंग होप। थक गई ऑफिस से आके, देखिए मुझे नींद आ रही है एंड येट आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि 2 दिन से कर नहीं पाई। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। मुझे काफ़ी बच्चों ने थैंक यू बोला कि मैम आप अच्छे से बता दे रही हैं कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सी बुक पढ़नी है, तो उससे हम लोगों की काफ़ी मदद हो जा रही है। हमें पता लग पा रहा है कि कौन सी बुक लेके आए मार्केट से मेंस के लिए, स्पेशली फॉर GS 5 और 6 पेपर। जो दिशा वाली बुक बताई उसके लिए तो काफ़ी बच्चों के थैंक्स वाले मैसेजेस आए, क्योंकि राकेश सरस्वत तो ऑलमोस्ट सबको पता थी, दिशा का नहीं आइडिया था। एंड देन जो बुक लिस्ट बताई मैंने 2024 के एग्ज़ाम के लिए, तो न्यू कमर्स ने उसके लिए भी मुझे थैंक यू बोला, ठीक है, कि कॉम्प्रिहेंसिव वे में उनको बता दिया है। कोई जहाँ कोचिंग वाले नहीं हेल्प कर पाते वहाँ उनको मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा मायने रख रही है। वो अफोर्ड नहीं कर पाते जो बच्चे कोचिंग, उनको मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर रही है। तो इट फील सो गुड टू हियर सच सॉर्ट ऑफ काइंड एंड लवली वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ सकें चैनल से। एंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें ताकि एक प्रॉपर डिस्कशन ग्रुप बना पाएँ हम लोग ना, ठीक है। नहीं तो ऐसे 100-200 का ग्रुप होता है, उसमें से एक्टिवली 10-20 लोग ही आएंगे। जैसे अभी मेरे सब्सक्राइबर्स 700 अराउंड है, ठीक है। तो अगर ये सब्सक्राइबर्स अब थोड़े ज़्यादा अमाउंट में हो तो एटलीस्ट कम से कम, नहीं तो थोड़े ज़्यादा अमाउंट, मतलब एक बेस लगा के चलें कि भाई 800, 900, 1000, 1200, 1300, 1400 कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हो तो उनमें से कुछ 200-300 जुड़ेंगे तो कम से कम उतना डिस्कशन करने में आसानी होगी। मैं सोच रही थी लाइव आ जाऊँ 1-2 दिन ताकि आप लोगों के डाउट सेशन क्लियर हो जाए, सारी चीज़ें, है ना, तो वो भी सही रहेगा। बट वो हो नहीं पा रहा है, लाइव का पता नहीं क्या ग्लिचेस आ रहे हैं। मैं उसको ठीक कर लूँगी, लाइव में आऊँगी आपके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह की क्वेरी के लिए। अभी थोड़ा पढ़ाई करने में टाइम मिल नहीं पा रहा है ज़्यादा वीडियोस बनाने का, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू टेक अप ईच एंड एवरी टॉपिक जो जैसा भी आप लोगों के डाउट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो रहेगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो भी रहेगी, ओहो मैं तो हाईलाइटर से ही लिखने लग गई। नेक्स्ट वीडियो आपकी रहेगी ऐसे राइटिंग पे, ठीक है। ऐसे राइटिंग पे मुझे काफ़ी बच्चों ने बोला है कि मैम बताइए कैसे करना है क्या नहीं। नेक्स्ट रहेगी ऐसे राइटिंग पे, तो आई एम श्योर कि उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ऐसे राइटिंग वगैरह को लिखने में। जैसे कनौजिया मैम हैं एक, उनका कुछ नंबर से रह गया था लास्ट ईयर UPPCS में फाइनल रिजल्ट में। मैम आप परेशान ना होइए, इस बार हम सबका सिलेक्शन ज़रूर होगा फाइनल लिस्ट में, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब अच्छे से होगा। ऐसे की तैयारी मैं बहुत अच्छे से करवा दूंगी बिकॉज वो मेरा फॉर्टे है। तो देखिए आगे चलते हैं। इसने पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, सब चीज़ें बहुत अच्छे से मतलब डिटेल में दिया हुआ है। 1867 में कब क्या रहा, नव पाषाण काल क्या थे, उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण काल, कॉपर एज में क्या रहा, तो सारी चीज़ें इन्होंने पूरा अच्छे से लिख दी हैं। ऐसे ही आपको करना है सब। अब देखिए उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी को प्रौद्योगिकी प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक क्यों कहा जाता है, व्याख्या कीजिए। अब पहले तो अब ऐसे क्वेश्चन में, अब मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तो आप सबसे पहले तो भाई ये प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक होती क्या है उसका अर्थ देंगे। इन्होंने अर्थ दे दिया, ठीक है, कि एक ही जगह पर कई सारे संस्कृतियों के साक्ष्यों को पाया जाना, एक ही जगह पर प्रागैतिहासिक काल के सभी प्रमुख विशेषताओं का पाया जाना,
देन उसके बाद क्षेत्र विशेष में एक काल से दूसरे काल के संक्रमण का साक्ष्य पाया जाना, एक ही जगह पे बहुत सारे इसके दलों का पाया जाना जो कि कई सांस्कृतिक से संबंधित हो, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। और देखिए हमेशा जो है आंसर्स, ओह ठीक है, आंसर्स जो आपके रहेंगे ना, आंसर्स, ठीक है, ऑलवेज मेक पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स में आप लिखिएगा, डोंट मेक पैराज नहीं बनाने, आपने पैराज बनाए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया है। ठीक है, बेलन घाटी क्षेत्र में क्या क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख दी गई हैं। ठीक है, नवीनतम जो भी मूर्ति रही हो, ठीक है, पुराण पाषाण काल में क्या रहा क्या नहीं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इन्होंने डिस्कस करी हुई हैं। हड़प्पा वगैरह में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था, विवेचन करिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आने के चांसेस हैं पूरे अच्छे खासे। अब हड़प्पा सभ्यता इसमें आपको बतानी है, तो आप पहले ये देखेंगे कि हड़प्पा का विस्तार हमारे यहाँ कहाँ कहाँ था। आलमगीरपुर मेरठ में था, हुलास सहारनपुर में था, मांडी मुजफ्फरनगर में था, बड़ा गांव बागपत में था, मानपुरा बुलंदशहर में था। तो पहले आपको तो ये साइट्स लिख देनी है। ठीक है, यू विल मेंशन ऑल द साइट्स कौन कौन सी रही यूपी में, आप पहले वो लिख देंगे। देन उसके बाद आपका हड़प्पा के ऊपर थोड़ी डिटेलिंग दे दी है कि क्या थी नगरीय व्यवस्था, कैसे क्या। ठीक है, थोड़ी डिटेलिंग आपकी हड़प्पा के ऊपर दे दी है। देन उसके बाद आलमगीरपुर में क्या मिला, कहाँ थी, हुलास कहाँ था, मांडी कहाँ था, ठीक है, बागपत का वाला कहाँ था, बुलंदशहर वाला, सारी चीज़ें इन्होंने मतलब मेंशन कर दी। ठीक है, पॉइंट वाइज सिंपल है। ठीक है, देन उसके बाद पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन देनी है आपको, तो आपको पूरे नंबर इसमें मिल जाएंगे। सहारनपुर ज़िले में कौन सा स्थित है, उलाई उसमें क्या मिला, खुदाई के टाइम पे क्या, एक एक चीज़ पूरी डिटेलिंग में आपको देनी है, तो इससे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद काल के कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे, विस्तार से वर्णन कीजिए। मैं कह रही हूँ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके प्रबल चांसेस हैं कि पेपर में वो चीज़ें आ जाएंगी। लिटरली बता रही हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बुक। मैं बार बार बोल रही हूँ ये बुक प्लीज़ ले आइए। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बुक, बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आंसर राइटिंग कहाँ से करनी है, इसी से करिए आंसर राइटिंग। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा दिया हुआ है, प्राचीन महाजनपद काल के कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे, विस्तार से वर्णन करिए। ये डायग्राम बना दिया इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये डायग्राम बना दिया इन्होंने। ठीक है, अगर डायग्राम आप नहीं बना पाए इस तरीके से, तो आप, अब देखिए मैं वही बता रही हूँ, आंसर राइटिंग इज़ नथिंग बट अ सिंपल माइंड एप्लीकेशन। ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस का एप्लीकेशन है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप ये गोला बना के ऐसे ऐसे बनाओगे तभी आपका होगा, नहीं हो रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सीधा यहाँ पे यूपी लिखिए, ऐसे इसकी ब्रांचेस बना दीजिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना आपको करना कैसे, ऐसे बना दीजिए, नंबर इसमें भी मिलेंगे, तो कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ यू आर सपोज टू मेक इट, हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ इट, हाउ यू आर गोइंग टू पुट डाउन ऑल द थिंग्स इन अ वेरी कन्वीनियंट मैनर, सो दैट द एग्जामिनर इज लाइक ईजिली एबल टू कॉम्प्रीहेंड वट एवर यू हैव रिटन इन टू योर आंसर शीट्स। ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। अब जैसे 16 महाजनपदों का उदय होता है, कहाँ से होता है, कहाँ, कौशल, काशी, मत्स्य, शेदी, चूरसेन, कुरु, पांचाल थे, ये सब कहाँ कहाँ क्या है, सारी चीज़ें उन्होंने पूरा ऐसे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे ही आगे आप देखें क्वेश्चन पूरा इस तरीके से इन्होंने पूरा ये चीज़ें कवर करी हुई हैं। काम्पिल्य, कुशीनगर, आपका पिपरवा, ये मथुरा, अब ये डिटेलिंग इन्होंने पूरी दे दी, और किसी को ना समझ में आए तो पूरी डिटेलिंग। अब इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका वास्तुकला, उसकी सहजता, रख रखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार एवं पुरातत्व। इसमें है आपका प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में वास्तुकला विज्ञान। अब इसमें वही है कि आपको पूरा वास्तुकला के ऊपर बताना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखने से ही समझ में आ रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में से मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन उठ के आ सकता है कि उत्तर प्रदेश के वास्तुकला के क्षेत्र में समृद्ध परंपरा का द्योतक क्या रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रथम नगरीय सभ्यता कहाँ से थी, हड़प्पा से लेकर गुप्तोत्तर काल
कहाँ कहाँ गई, क्या हुआ, सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, ठीक है। देन उसके बाद मानव विकास शैली में विस्तार समृद्धि कहाँ से क्या हुई, बेलन घाटी, मिर्ज़ापुर, पुराण पाषाण युगीन, तो ये पूरी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं अच्छे से। तो आप लोग इसको देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए गुप्त शासकों ने वास्तुकला को कैसे दिया, क्या उद्भव कहाँ से हुआ, क्या चीज़ें निर्माण में यूज़ हुई, क्या है ये सब, मतलब पूरा माइन्यूट डिटेल्स आपको देने हैं, ठीक है। ऑल माइन्यूट डिटेल्स यू आर सपोज टू प्रोवाइड, ठीक है, उस टॉपिक से रिगार्डिंग, ठीक है। यू आर सपोज टू प्रोवाइड क्लियरली इसमें वो सारी चीज़ें। तो ये आप देख सकते हैं, इससे करेंगे तो आपको हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मथुरा मूर्ति कला शैली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपका है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मथुरा मूर्ति कला शैली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे पहले तो बताना है कि आपकी क्या क्या मूर्ति कला यहाँ पे शैलियाँ हैं और उसमें से मथुरा मूर्ति कला की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आपको फिर उस पर आपको पूरा डिस्कशन करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं इन्होंने कैसे इन्होंने पूरा ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्या क्या एक एक मतलब माइन्यूट डिटेल्स, मैंने आपको बोला ना, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि माइन्यूट डिटेल्स आपको हर हालत में लिखने हैं, हर आंसर में, ठीक है, हर हालत में लिखना है। और वो तभी होगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको आपके नोट्स बने होंगे, ठीक है। तो ये तभी हो पाएंगी चीज़ें। मथुरा शैली पूरा इसने पूरा उठा के दे दिया। मैं बोल तो रही हूँ आपको, ये बुक उठाइए, ठीक है। ये जो बुक है ना, ये कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है। इसमें बहुत डिटेल्स दी हुई हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से डिटेल्स आपको दी हुई हैं। आप इसको देखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो नॉलेज लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एनरिच होगा। माइन्यूट डिटेल्स बहुत अच्छे से इसमें दी हुई हैं, आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। आपको क्या आंसर लिखना है, कैसे आंसर लिखना है, सब अच्छे से इसमें दिया हुआ है, ओके। तो इसमें आगे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, वास्तुकला वगैरह वाले, मौर्य काल, गुप्त काल, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। वह मुगल कालीन हो गए, आपकी वास्तुकला शैली हो गई, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चंस आएंगे। आपके अवध के नवाबों के बुंदेलखंड क्या रहा, क्या सारी चीज़ें, इन्हीं सब चीज़ों पे मतलब पता है कि जिन चीज़ों पे शॉर्ट आना है तो आप वो चीज़ करके रखिए। देन विशेषताएं वगैरह आप ऐसे ही लिख देंगे। देन उसके बाद आधुनिक उत्तर भारत के जो भी है इतिहास में, एक्चुअल में 1 घंटे में तो ये पूरी बुक कवर हो नहीं पाएगी। मैंने सोचा था टॉपिक वाइज बना दूँ, अगर टॉपिक वाइज आप चाह रहे हो तो बताइएगा, टॉपिक वाइज बना दूँगी मैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा अपनी पढ़ाई से, क्योंकि सारा टाइम तो कोई भी आदमी नहीं पढ़ सकता, सारा टाइम कोई आदमी पढ़ता भी नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है मुझे रेस्ट लेके करना पड़ेगा, सब कुछ बहुत दिक्कत हो रही है। आई हैव टू टेक सम सॉर्ट ऑफ लीव और समथिंग लाइक दैट। बहुत थक गई हूँ आज मैं इतना, मतलब मेरी आंखें दर्द कर रही हैं, बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ़ यू। तो प्लीज़ मेरे इस एफर्ट्स को वेस्ट मत जाने दीजिएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, एंड अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा। अगर किसी को भी किसी तरीके का डाउट है मेंस की प्रिपरेशन को रिगार्डिंग, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसमें अपने आप उनकी सारी प्रॉब्लम्स जो है उसका सोल्यूशन उनको मिल जाएगा। नहीं तो मुझे पूछ सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी पे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे पुरातत्व स्थल के ऊपर आ गया, ऐसे ही क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ये पूरा रहेगा। अब नेक्स्ट मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ये आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1857 में आपका जो रोल रहा है यूपी का, उस पर सबसे ज़्यादा चीज़ें आने वाली हैं पेपर में, ओके। तो वो है आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम 1857 में क्या स्ट्रगल रहा, क्या रोल रहा, क्या सारी चीज़ें रहीं, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आना निश्चित है, ठीक है। तो चलिए, ओहो कलर तो ये चूज़ ही नहीं कर रहा है ये वाला, आई एम ट्राइंग टू पुट इट ऑफ, ले ये तब तो पकड़ ही नहीं रहा पैलेट में। चलिए ऑरेंज वाला ले लेते हैं, यही तो मेरे को करना था। अब देखिए इन्होंने कितने अच्छे से दिया हुआ है कि क्रांतिकारियों का, उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान का मूल्यांकन कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मेंस में पूछा जा चुका है, और तब जबकि यूपी स्पेशल तब था भी नहीं, इस बार यूपी स्पेशल है।
तो यूपी स्पेशल है तो तब कितने अच्छे से चीज़ें पूछी जाएंगी वो आपको पता होना चाहिए। एक एक चीज़ कॉम्प्रहेंसिव वे में वो पूछने वाले हैं, कुछ भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी, कुछ भी किसी भी लिहाज से छोड़ा नहीं जाएगा। तो आपको इसलिए तैयार रहना है हर एक चीज़ के लिए कि कुछ भी पूछा जा सकता है। अब जैसे ये उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। 40 मिनट हो चुके हैं इस वीडियो को, ज़्यादा टाइम इसमें रहेगा नहीं कवर करने के लिए, लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बता दे रही हूँ। अगर आपको चाहिए कि सब टॉपिक वाइज मैं मतलब इसको कवर करूँ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सब टॉपिक वाइज आपको वीडियो बता दूँगी, तो उसमें एक डिटेलिंग हो जाएगी। अब देखिए, जैसे हमें पता है कि हमारे यूपी से कौन कौन से, मैं ले लेती हूँ अलग कलर अंडरलाइन करने के लिए ताकि आपको दिखे। मंगल पांडे जी थे, रानी लक्ष्मीबाई जी थी, तात्या टोपे जी थे, नाना साहब जी थे, राव कदम सिंह जी थे, मौलवी लियाकत अली जी थे, बेगम हजरत महल थी, लखनऊ की बख्त खां जी थे। इन्होंने 1857 की महान क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया था। पॉइंट नंबर 1, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, नेक्स्ट पॉइंट पे आपका आता है, मैं हाईलाइटर ले लेती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे आपकी चीज़ आती है, एक नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं इसको लूँ, स्पेक्ट्रम ले लेती हूँ। ओके, नॉट एन इशू, आपका स्पेक्ट्रम पकड़ लेते हैं। ठीक है। तो मौलाना मोहम्मद अली, ये कलर बहुत बढ़िया लगता है मुझे हाईलाइटर में। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली ने इस आंदोलन के साथ मुस्लिमों का नेतृत्व किया, उन्हें आंदोलन से जोड़ा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। गाजीपुर जिले के स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ऑल इंडिया किसान सभा, बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं देखिए जो आपको पढ़नी है और लिखनी है। राम मनोहर लोहिया जी ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो का संचालन किया। हसरत मोहानी उर्दू के शायर थे, इन्होंने ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। देखिए, ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें आपको कोट करनी है। अच्छा, लोग पूछते हैं कि मैम आंसर में हम कोट कर सकते हैं, बिल्कुल करना है, कोट्स यूज़ करिए। संस्कृत के श्लोक वगैरह लिखना चाहें, हिंदी के श्लोक वगैरह लिखना चाहें, लिखिए, बट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को उसकी मीनिंग जो है इंग्लिश में लिखनी पड़ेगी। ओके, ये आप ध्यान में रखिएगा। देन चित्तू पांडे, बलिया का बाग भी कहा जाता है, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों के विरुद्ध बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना करी थी। ओके। देन गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे, इन्होंने पत्रकार के रूप में स्वतंत्रता की अलग जगाने का कार्य किया। असहयोग आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लहड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। तो आपने देखा ये पॉइंट्स इन्होंने कितने अच्छे से और बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा, मोस्ट प्रोबेबली है, आने के चांसेस पक्का है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से ये चीज़ें उठ के आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से चीज़ें लिखनी है। फ्रेम कैसे करना है, एक एक माइन्यूट डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, तब आप लिख पाएंगे। आंसर लिखने के लिए भी इन्फॉर्मेशन पहले आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप आगे क्या प्रोसेस करेंगे उसको, है कि नहीं। ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आता है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 19वीं सदी में उत्तर प्रदेश पुनर्जागरण के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए अभी लास्ट ईयर के ही पेपर में आया है। डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, इस पर सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। कलर दूसरा ले लेती हूँ, रेड, मिक्स हो जाएगा नहीं तो। जैसे 19वीं सदी को भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण, रिनेसां जिसको बोलते हैं, उसकी सदी माना गया है। पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित लोगों ने हिंदू सामाजिक रचना, धार्मिक रीति रिवाज, परंपराओं को तर्क की कसौटी पर कसना आरंभ किया, जिससे सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का आरंभ हुआ, यानी जन्म हुआ। तो ये पहले उन्होंने क्या, मैंने आपको बताया था ना, आंसर राइटिंग में हमेशा वाई, वॉट, हाउ, वेयर, ये सारी चीज़ें आपका जितने भी क्वेश्चन मार्क्स है, वाई, वॉट, हाउ, वेयर, व्हेन, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी ही है हमेशा आंसर राइटिंग में क्वेश्चंस। तो यहाँ देखिए उन्होंने कवर कर दिया, आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, अगर आप उस चीज़ को प्रॉपरली देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियरली उन्होंने लिखा है कि 19वीं सदी में भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित जो लोग थे, उन्होंने हिंदू अपनी जो संस्कृति थी उसको उसके समकक्ष ला के खड़ा करने के लिए कि हमारी तो संस्कृति बढ़िया है, हम आपकी क्यों फॉलो करें। तो बस इस वजह से सारी चीज़ों का, भाई आंदोलन तो होगा ही ना, जहाँ भी मतभेद होगा वहाँ आंदोलन होना ही होना है। तो 1813 का चार्टर अधिनियम, आपको एक्ट्स ज़रूर याद रखने हैं, एक्ट्स। ठीक है, इस पे आपको मार्क्स बढ़िया मिलते हैं। ठीक है,
1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसमें ब्रिटिश सरकार ने अपने औद्योगिक हितों में व्यापार लाभ को सीमित रखने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप कालांतर में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का जन्म हुआ। सिंपल। हीगल के मतानुसार पुनर्जागरण के बिना कोई भी धर्म संभव नहीं है। ओके। देन उत्तर प्रदेश में जो पुनर्जागरण हुए उनका निम्न रूप देखने को मिलता है। अब देखिए निम्न रूप में क्या क्या देखने को मिलता है, बहुत क्लियरली इन्होंने चीज़ें लिखी हैं। निम्न रूप में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं वो आपके सामने है। जैसे कि साइंटिफिक सोसाइटी, अब ऐसी सब सोसाइटीज़ बन रही थी। इन सब सोसाइटीज़ का जो बनना था वही अपने आप में एक तरीके से पुनर्जागरण की बात थी, है कि नहीं। साइंटिफिक सोसाइटी, सर सैयद अहमद खां, इन्होंने मुस्लिम समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए सन 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करी, राइट। देन उसके बाद आपका लोग वही है भाई, दास व्यवस्था, पीर को गुरु मानकर श्रद्धालु बनाने का उन्होंने विरोध किया। मुस्लिम समाज को पारंपरिक रूप से जागरूक करने के लिए भाई 1866-67 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसको हम देवबंद आंदोलन कहते हैं। और मैंने कलर बहुत गंदा चूज़ कर लिया, अब सही रहेगा शायद। इसका मुख्य केंद्र सहारनपुर के जनपद के देवबंद में था। देवबंद तो पता ही है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, मुस्लिम्स के एजुकेशन रिफॉर्म के रिगार्डिंग। देन इस्लामिक शिक्षा केंद्र वहाँ पे बना, मदरसे की स्थापना हुई, कुरान व हदीस को आधार बनाकर शुद्ध इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी। मतलब हमें फॉरेन एजुकेशन लेना ही नहीं था, मुद्दा इसी पे आ गया था कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक फॉरेन एजुकेशन इन एनी केस। फॉरेन एजुकेशन हम लेंगे ही नहीं, हमारा यही चीज़ आ गई थी, ठीक है। वैसे ही वहाँ भी आंदोलन शुरू हुआ 1830 से लेकर 1860 तक चलता रहा। रायबरेली के प्रवर्तक थे सैयद अहमद। आंदोलन भी फिर से एक मुस्लिम समाज सुधार के लिए था। राधा स्वामी मत, इसकी मत की स्थापना हुई 1861 में शिवदयाल सिंह साहब ने आगरा में की। मत के अनुयायी हिंदू और सिख दोनों थे। मत में नकली गुरुओं और आडंबरों की निंदा की गई। स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट ने जुलाई 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। ये देखिए ये कितनी अच्छी बात, मतलब एनी बेसेंट एक मतलब बहुत बढ़िया रिफॉर्मर के रूप में जानी जाती हैं, बहुत ही बढ़िया रिफॉर्मर, फॉरनर थी और येट वो हमेशा से मतलब जिसको कहते हैं कि अपने ही मतलब हिंदुओं के सही था कि एनी बेसेंट आपकी फॉरनर होते हुए भी उन्होंने कैसे हम लोगों का साथ दिया था, ठीक है। देन पूरा ऐसे ही आपको पूरा हर चीज़ें आपको कंफर्म करनी है, किस तरीके से कैसे सारी चीज़ें आपको एक मतलब प्रॉपर वे में लिखते हुए कि आपको नंबर पूरे पूरे मिलें। ये मैंने जैसा कि आपको बताया ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीडम स्ट्रगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे भी बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। 1857 की क्रांति के कारणों को बताते हुए आपको उत्तर प्रदेश के शहरों में फैज़ाबाद, गोरखपुर, बरेली में किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया, ये वर्णन करिए। तो इसमें जब तक आपको एक एक चीज़ें पता नहीं होंगी तो आप उसको लिख ही नहीं पाएंगे, एज सिंपल एज दैट। जैसे कि आपको भारतीय विद्रोह में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, थोड़ा आप इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। कारण कौन से थे वो पहले आप बताएंगे। सैनिक कारण, प्रशासनिक कारण, तत्कालिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण थे, है ना। तो 1857 की क्रांति के ये कारण थे, पहले आप कारण लिख देंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपका बहुत बढ़िया है तो नंबर ज़्यादा यहीं से फेच हो जाते हैं, ओके। देन उसके बाद है आपका आर्थिक कारण, इन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आर्थिक क्या है, राजनीतिक, प्रशासनिक से। ये ज़्यादा लिखा भी नहीं है, देखिए आपको ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 1857 की क्रांति के कारणों को बताते हुए उत्तर प्रदेश के शहरों में किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया, मतलब कारण भी बताने हैं और किसके नेतृत्व में चलाया गया। तो कहीं ऐसा ना हो लोग क्या करेंगे कि कारणों पे ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी हाल में नहीं देनी है, ओके। टू द पॉइंट रखिए चीज़ें, टू द पॉइंट रखिए और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाइए, क्योंकि कारणों को बस बताना है हमें, एक तरीके से जिस्ट देना है और उसके बाद हमें मेन बात ये बतानी है कि उनके नेतृत्व में इन शहरों में कहाँ कहाँ क्या क्या आंदोलन चले। मेन तो उस पर फोकस है ना, तो मेन हमें उस पर जाना है। तो अब देखिए फैज़ाबाद में किसके नेतृत्व में चला, भाई मौलवी अहमदुल्ला थे। इन्होंने ही अवध में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया।
गोरखपुर में कौन थे? बाबू बंधु सिंह। इनका जन्म चौरी चौरा के डुमरी बाबू गांव में हुआ था। गोरखपुर में 1857 की क्रांति के नेता यही थे। बाबू बंधु सिंह गुरिल्ला युद्ध के जानकार थे। 12 अगस्त 1857 को अंग्रेजों ने इनको फांसी दे दी। कहाँ? गोरखपुर के अलीनगर चौराहे में। इसी तरीके से बरेली में कौन थे? रोहिलखंड के पूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने स्वयं को बरेली का सम्राट घोषित कर दिया। कंपनी द्वारा निर्धारित की गई पेंशन से असंतुष्ट होकर अपने 40,000 सैनिकों की सहायता से उन्होंने विद्रोह कर दिया। निष्कर्ष क्या निकलता है? अब निष्कर्ष देखिए, मैं थोड़ा अलग पेन से हाईलाइट कर दूं तो आपको इसमें आसानी होगी समझने में। निष्कर्ष यह निकलता है कि 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि अंग्रेजों के खिलाफ प्लासी के युद्ध से लेकर औपनिवेशिक काल के बीच धीरे धीरे विकसित हो रही थी। अंततः 1857 तक आते आते इसने विद्रोह का रूप धारण कर ही लिया। इस विद्रोह में उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों का महत्वपूर्ण योगदान किया गया था। बस, और आपने ऊपर योगदान लिख ही दिया है तो बस सारी चीज़ें उसी में आ गई। पेपर से घबराना नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला है, बार बार बोला है कि मेंस का पेपर जो है, मेंस का पेपर जो भी है आपका, इट इज़ नथिंग बट 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम्स। ठीक है, बस यहाँ पे एक्सप्लेन आपको बढ़िया से करना है, एक्सप्लेन आपको बढ़िया से करना है। ठीक है, और कम शब्दों में सटीक विवरण ये आपको करना है, इससे आपके नंबर अच्छे मिलेंगे। कम शब्दों में सटीक विवरण। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 1857 से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में हुए क्षेत्रीय नागरिक विद्रोहों का वर्णन कीजिए। तो ये देख सकते हैं आप इसी तरीके से यहाँ पे इसमें कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बना के दिया है। गोरखपुर बस्ती में जो विद्रोह हुआ, अवध में नागरिक विद्रोह हुआ, बुंदेलखंड में शांति हुई, बरेली में असंतोष हुआ, हाथरस में विद्रोह हुआ, निष्कर्ष क्या निकाला वो भी इन्होंने लिख दिया। तो ऐसे ही आपको करते रहना है। आप ये जब तक बुक खोल के खुद से नहीं देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा नहीं। मेरी वीडियो से आप उस चीज़ को, पॉइंट्स को नोट डाउन करिए और फिर जाके बुक लीजिए और फिर देखिए जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा वैसा आंसर राइटिंग के पॉइंट्स इस बुक ने दिए हैं कि नहीं, और वैसा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1857 के विद्रोह के बाद उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का वर्णन। ऐसे ही आपको सारा करना है। ठीक है, देन अब अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आपका, मैंने आपको बताया ये सब इम्पॉर्टेंट ही हैं आपके, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आ गया आपका टॉपिक। सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व, इस पे क्वेश्चन पूछने के पक्का चांसेस हैं आपके। तो आपको उस हिसाब से देखना है कि कैसे क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। राइट, कौन कौन से थे व्यक्तित्व मैंने बताया ही था। हमारे यहाँ बख्त खान हो गए, रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर पूछ लेंगे तो कॉमन है, सबको पता है। बेगम हजरत महल के ऊपर पूछ लेंगे, ये सारी चीज़ें। बख्त खान का बताइए क्या योगदान रहा, तो आपको डिटेल में पढ़ना है। इनका जन्म कहाँ हुआ, कौन से ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार पद पर थे, कहाँ कैसे इन्होंने लड़ाई लड़ी, क्या रहा, ये आपको पूरा एकदम डिटेल में पढ़ना है। देखिए रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर भी आ गया, हमने बोला और आ गया। बेगम हजरत महल हम बोल रहे थे आएगा तो आएगा ही, रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके, और कहीं से कोई तोप नहीं बन गया है कमीशन की एकदम उड़ा देगा बिल्कुल हवा में, बिल्कुल अरे बाप रे बाप क्या आ गया पेपर में, ऐसा कुछ हुआ नहीं आने वाला है। सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई है। पहले तो अपने अंदर जो है ना, मैं एक चीज़ बता दूँ, पहले तो अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस लाइए। तो हाईलाइटर ही पकड़ लेती हूँ। कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर, ये कॉन्फिडेंस लाइए कि आप कोई किसी से कम नहीं है। ठीक है, आपको सब आता है, आप किसी भी मामले में किसी से पीछे नहीं है, तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। कोई भी चीज़ अगर आपको दिक्कत करेगी 2 मिनट के लिए आपको हताश करेगी, उसके बाद आप वापस से ट्रैक पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपने आप को सुदृढ़ करना है। मंगल पांडे के ऊपर आ गया, तो मंगल पांडे का तो भाई पता ही है, इसमें उनकी इन्फेंट्री का नाम जोड़ दीजिए। ठीक है, देन उसके बाद क्या दिक्कतें हुई, कहाँ से बैरकपुर में उन्होंने क्या किया, कैसे क्या रहा, सब कुछ बता दीजिए। कब उनको फांसी चढ़ाया गया, सब बता दीजिए। ऐसे ही गोविंद वल्लभ पंत के व्यक्तित्व पे प्रकाश डालिए, ये सारी चीज़ें हैं। झलकारी बाई कौन थी, है ना, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ इनका बहुत योगदान रहा, ये इम्पॉर्टेंट है। झलकारी बाई अस्पताल भी है, पता है आपको, लखनऊ में। तो ये सारी चीज़ें उनके बारे में, गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में, प्रसिद्ध देशभक्त थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, अल्मोड़ा में हुआ था जन्म, कहाँ क्या, सारी हिस्ट्री वगैरह, कब मुख्यमंत्री बने, कब क्या है, सब कुछ। अच्छा, ये हमारे यूपी के फर्स्ट सीएम थे, इस वजह से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन उसके बाद आपका अशफाक उल्लाह खान, उनके ऊपर है।
चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर है, इम्पॉर्टेंट है ये। देन आपका चित्तू पांडे बहुत सारे लोगों ने तो नाम सुना भी नहीं होगा, इसलिए इसके भी क्वेश्चन आने के आसार हैं, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि मेन को पढ़ लें, बाकी नहीं, ऐसा नहीं है। देन राष्ट्रीय आंदोलन में आचार्य नरेंद्र देव का योगदान, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नरेंद्र देव जी, ठीक है, भारत समाज सेवा के हमारे वो जनक थे। देन उनका जन्म सो डेट को हुआ, शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत कहाँ गए, प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद उनका क्या मत था, सारी चीज़ें ऐसे उन्होंने योगदान। ज़रूरी नहीं है अगर आप ऐसे सर्कल नहीं बना पा रहे हैं, मैंने आपको फिर बोला योगदान ऐसे लिख दीजिए, ओके, ऐसे लिख के 4 पॉइंट्स ऐसे बना दीजिए, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गणेश शंकर विद्यार्थी जी के ऊपर आ गया। देन उसके बाद अच्छा, ये PDF आप लोगों को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिए, वहाँ मैंने डाली हुई है, ठीक है। अच्छे से जाके आपको बुक भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। इतनी बताइए, मैं आप लोगों की मदद कर रही हूँ, उसके बावजूद अगर आप लोग नहीं मेरा साथ देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा भी तो मनोबल टूटेगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब कुछ, ठीक है। और अच्छे से आप लोगों के नंबर आएंगे, आई एम डेड श्योर। अगर जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से करेंगे और ये बुक पढ़ लेंगे, ठीक है, तो काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और इससे आगे क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन। देश की राजनीति में राम मनोहर लोहिया जी का बताइए क्या भूमिका थी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन मोतीलाल नेहरू जी के योगदान पर प्रकाश डालिए। और आपको क्या लगता है क्या आ सकता है, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का बताइए, पुरुषोत्तम दास टंडन जी का बताइए, है ना। तो और क्या एक्सपेक्टेशन है, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है, ऐसे ही सब कुछ है। देन उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र, शहरी, जनजातीय, इन सारी चीज़ों पे है आपका, इन सारी चीज़ों पे देखिए, सामाजिक संरचना, लोक नृत्य, साहित्य, बोली, सामाजिक सभाएं, इन सब चीज़ों पे है। अब जैसे एक क्वेश्चन आ गया, विभिन्न त्योहारों का उल्लेख कीजिए, बस सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, विभिन्न त्योहारों का उल्लेख करना है तो भाई हमें पता होनी चाहिए। अब इसमें जो मेन है वो तो करना ही करना है, और जो भी हाल फिलहाल में हुए हैं, है ना, हाल फिलहाल में जैसे हुए हैं, आपको दीपोत्सव करना है, कृष्ण जन्माष्टमी, उस पे जो वहाँ मनाई जाती है हमारी मथुरा जी में, वो सब, ओके। फागुन मेला जो लगता है वो आप लिख सकते हैं। देन कुंभ लिख सकते हैं, कांवड़ यात्रा लिख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए तो आप उस पर अपने आप लिख पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। बस पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो त्योहारों को देख लीजिए, यहाँ लिख दिया है सिखों का बैसाखी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप एक ही रिलीजन पे फोकस करें, ऑल रिलीजन्स यू हैव टू मेंशन, बिकॉज कमीशन एक्सपेक्ट करता है कि आप धर्मनिरपेक्ष हैं, कट्टर नहीं है, ओके। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, दीपावली, होली, दशहरा, मकर संक्रांति, रामनवमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, कुंभ, देव दिवाली, हम कहे ना ये सब। मुस्लिमों में मिलादुल नबी, सब मतलब लिखा हुआ है, ईद उल फितर, मुहर्रम, सिखों में बैसाखी, प्रकाश उत्सव, गुरु नानक जयंती, लोहड़ी, ईसाइयों में क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे, जैन जी के लोगों में महावीर जयंती, वर्षोत्सव, पर्युषण पर्व, क्षमावाणी पर्व, बुद्ध जी में बुद्ध पूर्णिमा, और पारसियों में नौरोज़। तो आपको ये पूरा ऐसे लिख देना है, कुछ नहीं ज़्यादा कर पा रहे हैं, देखिए इसमें कुछ इसने लिखा भी नहीं है, बस इतना आपने विवरण कर दिया, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, बस और कुछ नहीं लेना देना है। आप फालतू एक्सप्लेन करने मत चलिएगा कि बैसाखी में क्या करते हैं, दीपावली में क्या करते हैं, कुछ नहीं, इतना लिख के कि हमारे यहाँ पूरा एकदम विविधताएँ हैं तरह तरह के त्योहारों में, सब चीज़ों में, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है, ऐसे सब लिख दीजिएगा पॉइंट्स, तो आपको नंबर मिलने के पूरे चांसेस हैं। ऐसे सब पॉजिटिव चीज़ें उठा के 1-2 मेटाफर्स डाल दीजिए, है ना, कि सरकार इस उसमें काम कर रही है, सरकार इस डायरेक्शन में काम कर रही है, ऐसे कर रही है, थोड़ा ये सब चीज़ें डालेंगे कि टूरिज़्म को बढ़ावा मिले, इसलिए कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह बहुत अच्छे से करवाती है, दीपोत्सव वगैरह, ऐसे सब लिखेंगे तो नंबर मिलने के पूरे चांसेस हैं, ओके। देन नेक्स्ट देखिए, पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख लोकगीतों का विवरण प्रस्तुत करते हुए उनके विशेषताओं को उल्लेख करिए, ठीक है। पिछले बार पेपर में आया, जबकि यूपी स्पेशल पेपर था भी नहीं, फिर भी। तो देखिए पूर्वांचल क्षेत्र में कौन कौन से जुड़े हुए हैं आपके लोकगीत, वो बताने हैं।
तो जैसे सोहर बधाई गीत दिया जाता है, पूर्वांचल क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत, सोहर बधाई गीत गाया ही जाता है। देन आपका कजरी, फाग, बिरहा, चैती, नकटा, गारी, रोपनी, ये सब बताना है आपको। तब पता होंगे तब तो बताएंगे। आधे लोगों को बस इतना ही पता है, सोहर पता है, कजरी उनको पता है, सोहर पता है उनको, कजरी पता है, फाग पता है, बिरहा पता है, चैती पता है, सोहनी नहीं पता उनको, रोपनी नहीं पता, गारी नहीं पता, नकटा नहीं पता, तो कैसे चलेगा। तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन का बेस भी बढ़ाना है। ओके, तो ये देख सकते हैं आप, इन्होंने इस तरीके से इसको पूरा कवर कर दिया है। ऐसे ही ये पूरी बुक कवर है ना। आप देखेंगे इसको तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे क्या चीज़ें करनी है। देखिए ऐसे ही पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन आपने देनी है वहाँ पे, ताकि आपको इसमें नंबर मिले। राज्य व्यवस्था के ऊपर क्वेश्चन देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में समस्याएं लिखिए और टिप्पणी करिए। क्या समझता है हमारी कानून व्यवस्था, तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि इतने ज़्यादा माफिया थे अब, लेकिन आप लिख सकते हैं कि माफियों का एकदम नेस्तनाबूद किया जा रहा है, कैसे क्या चीज़ें एक्शन ले रही है गवर्नमेंट, वो लिखना है। राजनीतिक व्यवस्था में मंत्रिपरिषद का गठन, संरचना, ये संरचना आपको बनानी है इस तरीके से। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है तो आपको ये मार्क्स अच्छे फेच करेगा, ठीक है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर आप करेंगे तो मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। ऐसे ही आगे देखिए पूरा, मतलब ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, आपको किसी भी चीज़ पे कहीं भी आपको रुकने नहीं देगी। कोई भी डाउट होगा, कुछ होगा ना, आपको कहीं से भी कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, बट अदरवाइज़ मेरा ये मानना है कि ये जो बुक है आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है, ये बेस्ट बुक है। इसके अलावा कहीं नहीं जाना है आपको। दिस इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर GS 5 एंड GS 6 पेपर। कहीं कुछ और नहीं सोचना है, सिंपल चीज़ है जो अच्छे से कवर कर दी है। उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं, ये भी आप देख सकते हैं। वर्तमान समय में कानून व्यवस्था के लिए चुनौतियां क्या हैं, समाधान पे टिप्पणी करिए, संरचना बताइए। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स कवर्ड हैं, आप अच्छे से इसको देख पाएंगे। एक बार चलिए फटाफट से एग्रीकल्चर वाले पे मैं चलती हूँ, आपको दिखा दूँ एक बार एग्रीकल्चर वाला पोर्शन भी कितने अच्छे से दिया है। देखिए सुशासन में भी डायग्राम बना है। डायग्राम तो हर जगह जितना बना पाए उतना, डायग्राम और पॉइंटर्स, डायग्राम पॉइंटर्स, डायग्राम पॉइंटर्स, और कुछ नहीं, है ना। आप सुरक्षा से जुड़े मुद्दे आ गए, देखिए सुरक्षा से जुड़े मुद्दे ज़रूर कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। समाधान, कितने मोबाइल टावर लगवाए गए, कितने टावर संचालित हैं, क्या क्या चीज़ें, मैंने बोला ना ये माफिया वगैरह वाला का, ये भी चीज़ें देखनी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या ऐप्स बनाई गई हैं, क्या क्या हमारे यहाँ से चीज़ें चल रही हैं, वो सब आपको मद्देनज़र में पूरा रखना है। ओके, बस इसी तरीके से ये अब चिकित्सीय मुद्दे, एजुकेशन वाले आ गए। एक बार मैं एग्रीकल्चर वाला दिखा देती हूँ आप लोगों को, तो वो आप लोगों को आसानी हो जाएगी देखने में। जल शक्ति मिशन आ गया, देखिए स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, ये पक्का आएगा। स्मार्ट सिटी के ऊपर आने के पूरे पूरे आसार हैं। निष्कर्ष आपको क्या निकालना है, तो ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ओके, विकास परियोजना आ गई, विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार क्या हो रहा है, वाणिज्य के ऊपर आ गया, सब देखना है आपको। एक बात बता दूं, सारे टॉपिक्स कवर नहीं कर सकते आप, मेन कवर करने हैं। जैसे मैंने बताया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, हमारी जो टूरिज़्म पॉलिसी है वो, आर्ट एंड कल्चर, म्यूज़िक वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, है ना, हमारा गवर्नेंस, ऐसे सब चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। योजनाएं, स्कीम्स वगैरह क्या निकाली हैं, लोक वित्त, राजकोषीय नीति क्या है हमारी, और रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे क्या है, जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करना है। इंडिया वैसे ही फर्स्ट उस पर आ रखा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अब देखिए ये है कृषि का व्यवसायीकरण, कृषि फसलों का उत्पादन, ये मेरे को बताना है आप लोगों को। देखिए आखिरी में कैसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का देश में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में प्रमुख स्थान बताइए। ये हम बता सकते हैं। हमारे यहाँ कौन कौन सी फसलें हैं, गेहूँ, आलू, गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट रैंकिंग है। चावल उत्पादन में द्वितीय स्थान है, सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान है। गंगा यमुना ऊंचाई मैदान वरदान की तरह यहाँ सब चीज़ उगती है। आगमन से राज्य एक खाद्यान्न तक उत्पादक राज्य हुआ है। जनसंख्या कैसे प्रथम स्थान पे है, सारी चीज़ें। तो ये ऐसे आपको लिखना है को, ताकि मैं आपको दिखा दूँ कैसे इन्होंने, बट ये जैसे इन्होंने लिखा है, ये इतना गजन मत लिखिएगा, कंजस्टेड है ये, कंजस्टेड नहीं लिखना है,
क्लीन लिखना है, ठीक है, तो आपको ये बढ़िया नंबर मिलेंगे। तो बुक जो है ऑल इन ऑल बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं आंकड़े वगैरह बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। ये प्रतिशत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, रिडंडेंट डेटा है। तो बस आप देख सकते हैं ये पूरी बुक इसी तरीके से यहाँ पे बेतवा लिंक परियोजना आप बना पाएँ तो बना लीजिए, नहीं बना पाएँ कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंटर्स बना सकते हैं कि ऐसे नदी बह रही है, यमुना नदी, यमुना रिवर, यहाँ लिख सकते हैं आप यूपी ऐसे, ठीक है। देन यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं बेतवा नदी, मतलब मैं बता रही हूँ ऐसे आपको चीज़ें मेंशन कर लेनी है, ठीक है, तो सिंपल हो जाएगा आपके लिए। बस तो ये इस तरीके से बुक दी हुई है पूरी। इसमें राष्ट्रीय उद्यान वगैरह वाले भी कर लीजिएगा क्वेश्चन। गिद्ध संरक्षणा अभी, और ये पता होना चाहिए आपको गिद्ध वाला पार्क बना दिया गया है ना, करंट अफेयर्स में था अप्रैल 2023 के इसी साल के। हमें कहाँ बनाया गया है कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर क्वेश्चन आने के आसार हैं क्योंकि ये 2019 में भी आ चुका है, तो इस बार तो करंट अफेयर में था ही। अपने आप में यूनिक पार्क जो खुलने जा रहा है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी बुक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, आप देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो प्लीज़ जाके ये बुक ले आइए मार्केट से, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। एंड यू आर गोइंग टू थैंक मी ऑल्सो फॉर सजेस्टिंग यू दिस बुक, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चे। और मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ इसको देखिएगा अंत तक। कुछ भी ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, टेलीग्राम चैनल में मुझसे जुड़िए, आप मुझे मेल कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग कॉपीज़। और मुझे काफ़ी बच्चों ने बोला मैम अपनी स्ट्रेटजी भी शेयर करिए एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर करने की, स्पेशली CSAT वाली, वो भी मैं बताऊंगी रिगार्डिंग UPSC एंड UPPCS कैसे क्या करना है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वो अब सब चीज़ें अच्छे से रहने वाली हैं आप लोगों के लिए, तो परेशान मत होइएगा। तो बहुत अच्छे से मैं उन सारी चीज़ों पे आप लोगों को हेल्प आउट कर दूँगी, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जहाँ जो जो चीज़ें नहीं समझ में आए वो पक्का पूछ लीजिएगा, ठीक है। जितना भी हो पाएगा, जैसे भी हो पाएगा, सारी चीज़ें मैं पुटअप आप लोगों की कर दूँगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से आराम से मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ठीक है। तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है आप लोगों की, टेंशन मत लीजिए। और भी कोई भी डाउट्स हो, कोई दिक्कत हो तो ऑलवेज़ फील फ्री टू टेक्स्ट मी अप ऑन माई टेलीग्राम चैनल एंड Gmail, ठीक है। अपने दोस्तों को भी जोड़िए ताकि एक डिस्कशन ग्रुप बन जाए, ओके। मुझे आपको एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ देनी थी, वो मैं आपको जब अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, इंटरेक्ट करूंगी, तब उसमें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छा वो है, मैं मतलब आपको भी अच्छा लगेगा सुन के, बिकॉज़ मैं अभी 10 दिन के लिए अपना भगवान जी के दर्शन करने के लिए जाने वाली हूँ, तो मैं बताऊँगी आपको कैसे क्या रहेगा। एंड आई विल कीप ऑन शेयरिंग द गुड फोटोज़ विद यू, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी घर बैठे दर्शन हो जाए। तो मैं बताऊँगी इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए आराम से अपना ध्यान रखिए, कोई दिक्कत हो प्लीज़ मुझसे पूछिए, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वर्ड स्प्रेड करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ पाएँ, तो मैं लाइव सेशन कंडक्ट करके डिस्कशन करवाऊँ। एटलीस्ट 1000-2000 बच्चे तो जुड़ें, तब तो कुछ समझ में भी आए, ठीक है। ये मतलब 50-100 बच्चों में चीज़ें पता भी नहीं लगने वाली हैं, और कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। तो आप देखिएगा कैसे क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और कोई दिक्कत हो और किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ वो भी मुझे बताइए। जैसे ऐसे राइटिंग लोगों को नहीं समझ में आ रही थी, तो उस पर मैं बना दूँगी, आप लोगों की काफ़ी हेल्प उससे हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, दूसरों की बातें सुननी नहीं है। अच्छा एक चीज़ और, ये कट ऑफ वगैरह का जो खेला चल रहा है, ये कट ऑफ इस पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें सिर्फ बहकाने के लिए हैं, आपका टाइम बर्बाद करने के लिए हैं, कोई इसमें वो नहीं सोचना है। मैं आपको फिर से बता दूँ, ठीक है। अभी 2 क्वेश्चंस और जुड़े हैं चेंज होने के उसमें, और टोटल मतलब 2 क्वेश्चंस और, यानी टोटल सुनने में आ रहा है 9 प्रश्नों पे GS1 पेपर और 5 प्रश्नों पे GS2 पेपर में कार्रवाई होनी है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि 4 क्वेश्चंस हो गए हैं कंफर्म फॉर डिलीशन एंड 3 क्वेश्चंस फॉर चेंजिंग द ऑप्शंस। बट तब मैंने ये भी बताया था कि एक और मीटिंग होने वाली जिसमें 1-2 क्वेश्चंस पे और होना है डिसीजन, तो वही चीज़ें देख लीजिए आ गई है। 7 से बढ़कर टोटल अब 9 पे हो चुकी है बात GS पेपर 1 में, तो आप उस सब चीज़ों की टेंशन मत लीजिए। मैं बता दूंगी वो एक वीडियो बना के, शॉर्ट वीडियो, कि कैसे क्या चीज़ें मतलब हो रहा है, ठीक है। अपना कार्य प्रगति पे है और कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन डिलीट हुए ये किसी को नहीं पता, तो अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ पढ़ते रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप स्टडिंग, स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।